करना। ये वोट का जो अधिकार है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इसलिए दिया है कि आप इस वोट की ताकत से अपने आप को मजबूत करो। जो फैसले आज वोट की ताकत में आके भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे खिलाफ ले रहे हैं, उन फैसलों को वोट की ताकत से बदला जा सकता है। ये जुल्म जाति तभी तक चलेगी जब तक हम लापरवाह रहेंगे, और जिस दिन हम जिम्मेदार हो गए, जिस दिन हमने हालातों को समझ के फैसले लेने शुरू किए, मैं आपको लिख के देता हूं कि जुल्म जाति भी रुक जाए। आज हम जो नौजवान लोग हैं वो इस देश में रोटी रोजगार की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, कभी हमने इसके बारे में सोचा? ये जो बच्चे इतनी बड़ी संख्या में यहां हैं, क्या वो इस देश में आजादी की जिंदगी जी पाएंगे? क्या उनको पढ़ने के लिए अच्छे तालीम के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और समस्या बीमारी होने पर अच्छे इलाज की व्यवस्था हो पाएगी? क्या उनको मुल्क में करने के लिए कारोबार रोजगार की आजादी रहेगी? क्या देश में सरकारी सिस्टम नौकरियां रहेगी? तो जब हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें ऐसा एहसास होगा कि शायद 10 साल बाद इस देश में सरकारी सिस्टम ही ना बचे, और जब सरकारी सिस्टम नहीं बचेगा तो जो गरीब लोग हैं वो कहां जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? कभी हमने इस बारे में सोचा? मैं तो बहुत जिम्मेदारी से जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ के खिलाफ लड़ता रहता हूं, और ये कोशिश करता हूं कि लोगों को जगाता हूं, क्योंकि कोई अकेला आदमी इस लड़ाई को कामयाब नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम मिलजुल जाएं और सब लोग मिलकर इस लड़ाई के खिलाफ इनकलाब करें तो शायद ये लड़ाई कामयाब हो सकती है। आज आपने मुझे यहां बुलाया, कई घंटे इंतजार किया। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस मुल्क में उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम इस अपने मुल्क में 2 दर्जे के नागरिक बन जाएंगे? जब जो धार्मिक आजादी संविधान ने हमें दी, कारोबार करने की, पढ़ने की, तरक्की करने की आजादी दी, जब वो छिन जाएगी तब क्या उसके बाद हम लोग उस दिन का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, या उसके बाद हम लोग लड़ेंगे? आज अपने ही मुल्क में हम लोग क्या सह रहे हैं, ये आप सबसे छिपा हुआ नहीं। हमारा तो ये प्रयास है कि ये लड़ाई कामयाब हो, लेकिन ये लड़ाई बिना एकजुट हुए कामयाब नहीं हो सकती। जब जब आप एकजुट हुए, आप 70-75 साल पहले आपने बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में एक ऐसी महान शख्सियत को ताकत देके भेजा जिन्होंने इस देश का संविधान लिख के हम सब लोगों को अपने मुल्क में आजादी से जीने का अवसर प्रदान किया, जिसके बाद दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, वकील बने, और सियासत में भी उनकी भागीदारी हुई। लेकिन आज का दौर और खतरनाक हो चला। इस दौर में फिर से हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। हमेशा मैंने कोशिश की कि नाइंसाफी जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ें, और जब भी मैं अपने इन दोनों भाइयों से कहूंगा जो इधर खड़े हैं, मेरे दोनों भाई, मैं इनसे कहूंगा कि वो इधर आए, वो यहां सामने आए और आके इन साथियों के सामने बताएं कि आने वाला कल कैसा होगा अगर आप लापरवाह रहे। आपकी इसी लापरवाही से आज हम अपने मुल्क में अपनी बात को कहने के लायक भी नहीं रहे। अच्छे कपड़े पहनने से अच्छा खाने को आजादी नहीं कहते। आजादी ये होती है कि हमारे मुल्क में हैसियत क्या है, क्या हम तरक्की कर पा रहे हैं, क्या हम पे जुल्म होना बंद हो गया, क्या हम अपनी जीवन को अच्छा कर पाए, क्या हमारी हिस्सेदारी मजबूत हो गई है। ये सब चीजें आजादी तय करती है। जानवर भी खाना खाता, कुदरत ने, ऊपर वाले जिसको जिंदगी दी है
वो भी अपना पेट भरता है। क्या सिर्फ पेट भरना आजादी? आजादी है हक हकूक के साथ स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना, लेकिन वो आजादी तो छिन गई। उस आजादी को बचाने के लिए जिस तरह से पहले बहुत सारी तहरीकें चली है, भाई बच्चों को चुप कराओ ना, आप लोग क्या करने पड़े? आप लोग अगर इतनी गैर जिम्मेदार रखोगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी बताओ? फिर आप ये इंतजार देख उम्मीद करते हो कि आपकी जिंदगी बदलाव हो जाएगा। जिन कौमों को बदलाव करना होता है वो कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करते हैं, वो संघर्ष का जज्बा पैदा करते हैं। जिन कौमों को बदलाव करना होता है वो नाइंसाफी को देखते समझते अपने लोगों को तैयार करते हैं। बहुत तहरीकें चली जंग आजादी की लड़ाई जीतने के लिए, जिसमें मेरे जिले से भी एक तहरीक चली जिसको रेशमी रुमाल तहरीक कहते हैं। उस तहरीक ने बहुत से लोगों को तैयार किया और अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए। मेरे बराबर के जिले से तहरीक चली जब तोपखाना शामली में लूटा गया। ये तहरीकें इस बात की गवाह है कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिली। जो आजादी इतनी मुश्किल से मिली थी वो आजादी छिनती जा रही है। जिस संविधान ने हमें आजादी दी उस संविधान को खत्म किया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। हमें इस संविधान को मिलकर बचाना पड़ेगा। यही संविधान है जो हमें इस मुल्क में कारोबार करने की, मस्जिद में जाने की, इबादत करने की तमाम तरह की जो अवसर प्रदान करता है। यही वो संविधान है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस देश में सुरक्षित रखेगा। यही वो संविधान है जिसने हमें वोट की ताकत दी, जिस ताकत के दम पे हम बड़े से बड़े ताना साहब को जमीन पर पटक सकते हैं और अपने बीच के व्यक्ति को ताकत देकर आगे बढ़ा सकते हैं। इस संविधान को अगर हमने नहीं बचाया तो हमें जो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। मैंने तो समय समय पे चाहे एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, चाहे दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर टूटा, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना प्रेम सिद्दीकी का मामला हो, अखलाक का मामला हो, अल्ताफ का मामला हो, मैंने तो हमेशा आगे बढ़ के सुनाई को लड़के साबित किया कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब आपके उन नेताओं ने जिनको आपको ताकत दी उन्होंने आपसे आके फेर ली और तमाम लोगों ने, आरएसएस भाजपा के लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, तब मैंने आपके साथ खड़े होकर इस विश्वास को मजबूत किया कि मैं आप खुद को अकेला मत समझूं। मैं भी आज आपसे उम्मीद करके आया हूं कि आप इस लड़ाई में मुझे लड़ने का एक ताकत देने का काम करोगे, मेरे हाथों को मजबूत करोगे। और जो लड़ाई में सड़कों पर लड़ रहा था, क्योंकि देश की पार्लियामेंट वो जगह है जिसको पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी क्या महसूस कर रहा है। क्योंकि आज का जो मीडिया है वो तो सरकार का मीडिया है, वो तो वही दिखाएगा जो सरकार चाहती है और वो तो उसी तरह के हालात बना के पेश करेगा जिसमें आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने पे अपराधी घोषित कर दिया जाए। ये तो आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने फैसलों से अपने आने वाली नस्लों को मजबूत करें। और ये तभी मजबूत हो पाएगा जब आप लड़ने वालों का साथ दोगे। मैं तो बार बार समझाता हूं, आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो, 4 बार चेक करते हो सामान खराब तो नहीं है, सामान एक्सपायर तो नहीं हो गया, सामान का पैकेट तो नहीं फटा हुआ है। लेकिन जब आप अपना कीमती वोट देने जाते हो तो एक बार ये नहीं सोचते कि ये नेता आपका साथ देगा नहीं देगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, आपकी आवाज बनेगा नहीं बनेगा। आपने जिनको वोट दी थी ईमानदारी से बताओ, पिछली बार जिनको आपने एमपी चुना वो 5 साल में आपके बीच आए क्या? आपकी कोई लड़ाई लड़ी क्या? जब आपके खिलाफ कानून बने वो आपके साथ खड़े थे, आपकी मुखालफत में खड़े थे? आप बताओ, वो 370 पे कहां खड़े थे? वो 3 तलाक पे कहां खड़े थे? वो एनआरसी पे कहां खड़े थे? वो सीए पे कहां खड़े थे? वो जब जुल्म हुआ गरीबों कमजोरों पर वो कहां खड़े थे? तो अगर ऐसे लोगों को ताकत दोगे तो फिर आपके साथ जो जुल्म हो रहा है वो कम होगा या बढ़ेगा? आप अभी चुनाव हुआ राज्यसभा का, आप ये बताओ कि समाजवादी पार्टी के 8 एमएलए ने भाजपा को वोट दे दिया।
इन 8 MLA को क्या भाजपा के लोगों ने वोट देकर ताकत दी थी या आप लोगों ने वोट देकर ताकत दी थी? आप याद करो, वो तो भाजपा के खिलाफ MLA बने थे। बसपा के एक MLA उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया। आप इनसे उम्मीद करते हो कि आपकी लड़ाई लड़े? आप महसूस करके देखो कि आपकी सियासी सोच क्या होगी है कि जो आदमी 20 साल आपके पीछे लंच लेके दौड़ता रहा भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनके, आज वो किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करके आपके चुनाव के बीच आ जाए तो आप उसको भी अपनी सियासी ताकत देने के लिए पहुंच जाते। इसका मतलब आप पार्टियों को सेकुलर समझते हो। पार्टियां सेकुलर नहीं होती, सेकुलर लोग होते हैं। सेकुलर का मतलब होता है इंसानियत, जिनकी इंसानियत सीबीआई ईडी इनकम टैक्स देख के बदल जाए, जिनकी इंसानियत मुकदमे और जेल देख के बदल जाए, आप उनसे उम्मीद करते हो कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो आपको कहना चाहता हूं, ये नगीना लोकसभा आपने 3 बार यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना और हर बार आपने अलग व्यक्ति को मौका दिया और जिसको आपने ताकत दी उनको तराजू में तोल लो और चंद्रशेखर आजाद को तोल लो। अगर चंद्रशेखर आजाद काम में उनसे 10 कदम आगे ना निकले, आपका पता ना, तीनों को तोड़ लो, एक को छोड़ो, तीनों को रखो तराजू। मैंने तो ईमानदार से अब तक लड़ाई लड़ी सड़कों पे। अगर आप मौका दोगे तो सदन में जाकर लड़ूंगा और पूरी ताकत से आपकी आवाज बनूंगा। आपके खिलाफ होने वाले हर जुल्म को रोकने के लिए अपने खून का एक कतरा लगा के आपको ताकत देने लगा। ये लोकतंत्र है। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। 2 लोग भी बैठे हैं, पीछे हो जाओ। मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक कुर्सी यहां खाली पड़ी है लेकिन यहां कितने जिम्मेदार लोग खड़े हैं। मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि अगर हमने कुर्सियों की ताकत समझी होती, हमने लोकतंत्र की ताकत समझी होती और काम करने वालों को मौका दिया तो आज हमारे साथ जुल्म नहीं होता। इसलिए जिन्होंने आपसे वोट लेकर आपसे मुंह फेर दिया, आज इस बार आप भी उनसे दूरी बना के इस बार आप भी अपने मन में तय करो कि हमें लड़ने वाले का साथ देना। क्योंकि जब एक लड़ने वाले का आप साथ दोगे तो पूरे मुल्क में जो हजारों लड़ने वाले हैं उनके अंदर हिम्मत पैदा होगी कि जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी मदद करने वाले लोग भी हैं, तो हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे जो दिन रात मेहनत करके आपकी आवाज बनने का काम करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आपको ताकत देने का काम करेंगे और जालिमों का डटकर मुकाबला करेंगे। और कहीं आप फिर उसी हालात में चले गए कि अजमाए हुए को अजमा लो, तो अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलता है जो आपको मिलता रहा। अगर आप उसी में मिलते रहने में और आज के हालातों में खुश है तो फिर कोई मतलब नहीं। परिवर्तन तो वो करेगा जिसको परेशानी है, जो इस हालात से निजात चाहता है, और जो इस हालातों में निजात नहीं चाहता वो परिवर्तन नहीं करेगा। वो तो ऐसे ही चाहेगा जैसा चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये दोहरे हालात बदले तो फिर परिवर्तन के फैसले और लोकतंत्र में फैसले वोट की ताकत से होते हैं। आप जिसको वोट दोगे ताकत, आप चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हो जाओगे तो आज जो चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर है, कल सदन में जाके आपकी हिम्मत, आपकी आवाज बनने का काम करेगा, इस क्षेत्र के लिए लड़ने का काम करेगा। आप अपने मन से पूछ के बताओ, क्या नगीना को अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेज, अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे स्कूलों की जरूरत नहीं है? क्या नगीना के लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या आप नहीं जानते नगीना बिजनौर के लोग पूरे देश में रोजगार के लिए जाते हैं, काम करने के लिए, पेट पालने के लिए? तो यहां पर रोजगार की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करा पाती? क्योंकि आपका जिसको आप नेता चुन के भेजते हो वही तो जाके पार्लियामेंट में कहेगा कि मेरे यहां जीवन इस चीज की व्यवस्था करो, तभी तो सरकार को चाहिए। वो बोलता नहीं है और आप उसी के सहारे लड़ना चाहते हो, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? आप जो बात आप नहीं कह सकते वो आपके द्वारा चुनाव नुमाइंदे तो वहां जाके कहेगा। आप तो सब लोग पार्लियामेंट में नहीं जा सकते ना। जब तक वो जाके पार्लियामेंट में आपके हक हकूक में बोलेगा नहीं, यहाँ की समस्या वो रखेगा नहीं, तो सरकार उसके बारे में क्यों सोचे? और जब वो रखेगा तभी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज जिस तरह का जुल्म हो रहा है, जेलों में कौन चढ़ रहा है? बुलडोजर इनकाउंटर किसके लिए तैयार है? किसको रोज जो है अपने मुल्क में सफाई देनी पड़ रही है कि वो अपने मुल्क के प्रति प्यार रखता है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए प्रयास करता है। ये होता है सियासी ताकत में कमजोर होने का। वो भी जो इस देश की मिट्टी को 5 बार सजदा करते हैं,
एक दिन में, उनको पूछा जाता है कि आप एक मिट्टी के प्रति वफादार हो ना हो। ये होता है सियासत में कमजोर होने का परिणाम। और जिनको नेता हम लोगों ने बना के ताकत दी थी, आज आलिम भाई कहाँ है? आप बताओ कहाँ है आलिम भाई? आज जिसने इतने दिन तक आपकी हिफाजत के लिए आवाज उठाई, वहां जेल में क्यों चढ़ रहा है? ये होता आपकी लड़ाई लड़ने का परिणाम। अगर आपको नहीं एहसास तो वो अपनी कीमत, अपनी व्यक्तिगत कीमत नहीं चुका रहे। उन्होंने जो वो यूनिवर्सिटी बनाई थी अपने लिए नहीं बनाई, उसके बच्चे तो पढ़ चुके हैं। वो यूनिवर्सिटी उन्होंने इसलिए बनाई थी गरीबों के बच्चे पढ़ सके। और मैं तो वो मेरे भाई ही पढ़े। उन्होंने मुझसे बताया कि भाई इसमें मैंने जो काम करते हैं, हमारे गरीब लोग रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों के लिए मैंने इतनी कम फीस रखी है कि उनका बच्चा भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन सके। आज जो लड़ रहा है, अगर आप उसका साथ नहीं दोगे तो उसको जुल्म सहना पड़ेगा। मैं तो सह के आया हूं, 16 महीने जेल काट के आया, तिहाड़ काटे 2 बार। और जब और नेता तो CBI इनकम टैक्स से चुप हो जाते हैं। जब मैं उनसे भी क्षमा, फिर मेरे ऊपर गोली चलाई गई। ये तो कुदरत की, मेरे गुरु और संतों महापुरुषों का आशीर्वाद, आप भाइयों का प्यार है, दुआएं हैं मेरी बहनों माओं की कि मैं जिंदा हूं। मैंने कभी सुविधा का रास्ता नहीं चुना। सुविधा का रास्ता चुनता तो आज रात में यहां 10 बजे नहीं आपके सामने खड़ा होगा। जिन्होंने सुविधा के रास्ते चुने हैं, उन्होंने चुने होंगे मेरा जमीन जिंदा है। मैं तो जब तक खून लड़ता रहूंगा, किसी कमजोर के खिलाफ अगर नाइंसाफी होगी, उसकी आवाज बनने का काम करूंगा, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, उसके हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा, अपनी मां बहनों के आंसू पूछने का काम करूंगा। मैं तो अपना काम जिम्मेदार से कर रहा हूं, क्योंकि मैं राजनीति को समझता हूं, मैं वोट की ताकत को समझता हूं। और मैं ये भी समझता हूं कि माननीय काशी राम साहब कहते थे कि जिनके पास दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता, जिनके पास नेता नहीं होता उनका कुछ नहीं होता। आप जब तक मजबूत नेता नहीं बनाओगे, तब तक आपकी बात को जिम्मेदार से कोई नहीं रखेगा। और अगर आप नेता बनाने के लिए अपने अंदर ताकत नहीं, अपना मन पक्का नहीं करोगे, ताकत नहीं पैदा करोगे, तो फिर लड़ेगा कौन? आप मुझे बताओ। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि ये चुनाव, जिसको मैंने आपको समझाया कि करोड़ों का चुनाव, ये चुनाव जो चुनाव तय करेगा कि मुल्क के हालात कैसे होंगे, उन समय में आपको लड़ने के लिए मजबूत लोगों की जरूरत होगी, जो इस सरकार से आंख मिला के लड़ सके, जो इस सरकार का सामना कर सके, जिनका जमीन गिरवी न रखा हो, जिनको CBI इनकम टैक्स बढ़ा ना सकती हो, लेकिन उनको ताकत देने का काम भी आप ही लोग कर सकते। तो मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखवाया। लेकिन मैं आपसे साथ साथ ये अपील करूंगा कि एक बार आप इस लड़ाई को लड़ने का मौका मुझे दें, और आप ये देखें कि चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है। आपने सबको मौका दिया, बहुत बड़े बड़े नेता आपने पैदा किए, नगीना से बिजनौर से। वो नेता जो MP बने, MLA बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सेंट्रल मिनिस्टर बने, एक आपके बीच का आपका भाई भी इस लड़ाई में मैदान में है। वो धन्ना सेठ नहीं है, वो बहुत बड़ा कारोबारी नहीं है, बहुत बड़ा व्यापारी नहीं है, बहुत बड़े बड़े नामों उसके जुड़ा हुआ नहीं है, मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है, मुख्यमंत्री का भतीजा नहीं, लेकिन हाँ वो लड़ने वाला है और मैदान में टिकने वाला है। चंद्रशेखर आजाद ना रुका है, ना झुका है, ना बिका है। भाई चंद्रशेखर आजाद को खरीद सकता है, वो नोट नहीं बना जो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें और अपने फोन, अपने साथियों को कहने का काम करें कि यार हम इतनी हैसियत में हैं कि हम अपने दम पे यहाँ बना सकते हैं। जब हम इस ताकत में हैं तो चंद्रशेखर आजाद को ताकत क्यों ना दें जो हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या आपको हमारा चुनाव निशान पता है? कितने लोगों को पता है? ईमानदार से हाथ खड़ा करके बताओ। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूंगा। अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हैं तो हमारा चुनाव निशान है केतली। आप केतली को ताकत दोगे तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो आप सब लोग ताकतवर होंगे और जालिम के पैर उखड़ जाएंगे। इस बात को मेरी आप याद रखना। जो जुल्म कर रहा है गरीबों पे, जो ताकत के नशे में अंधा हो बैठा, जिसको लगता है कि वही सब कुछ है, ये दौड़ में चला जाएगा। आप मेरी बात को याद रखना। ये इस समय का चक्र घूम रहा। आज वो ताकतवर है, कल सत्ता जाके वो भी कमजोर होंगे और जो आज कमजोर है वो भी ताकतवर होंगे। कल हम लोग भी ताकतवर होंगे
और गरीबी बेसहारों के आवाज बनने का काम करेंगे, उनको तरक्की के रास्ते में जाने का काम करेंगे। हमारा चुनाव निशान है केतली और मेरी अपील है कि इस लड़ाई में आप लोग हमारा सहयोग करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबके लिए मंगल कामना।